वेलकम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं 9 सेल्स लेसन्स दैट आई लर्न बिफोर 23। ओके, सो राइट नाउ 22। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। अब बेसिकली क्या है ना कि ये जो वीडियो होने वाला है ये मोस्टली ज़्यादातर फोकस होगा B2B सेल्स के ऊपर। B2C सेल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं होगा। अगर कोई पॉइंट आपको समझ आता है तो शायद अच्छा है। मोस्टली मैं ट्राई करूंगा कि B2B सेल्स के ऊपर ध्यान देने का और कुछ अपनी स्टोरीज या कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने का और जो मैंने सीखा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो होगा वो होगा आस्क क्वेश्चंस एंड व्हाट दे नीड। दिस इज लाइक अ वेरी बेसिक थिंग कि मतलब सबको मालूम है ये बात कि भाई सबसे अगर जब भी आप किसी को कुछ बेच रहे हो तो ये मत बताओ कि तुम क्या बेच रहे हो, उससे पूछो कि तुम्हें क्या चाहिए। और ये मेरे भी बिजनेस में बहुत होता है, लाइक B2B में बहुत ज़्यादा होता है कि लोग हमेशा अपने बेचने में ज़्यादा रहते हैं। कि जैसे मान लो मैं ओजोन जनरेटर बेचता हूँ तो भी लाइक ओजोन जनरेटर ले लो भाई, ओजोन जनरेटर ले लो। हमको ये नहीं पूछती कि उसको क्या चाहिए, उसको क्या प्रॉब्लम है भाई जो वो सॉल्व करना चाह रहा है मेरे ओजोन जनरेटर से। इसी वजह से हम हमेशा पूछते हैं कि भाई आपका एप्लीकेशन क्या है, क्योंकि कई एप्लीकेशंस में ऐसा होता है जहाँ ओज़ोनेटर काम नहीं करता, लेकिन लोगों को लगता है कि वो काम कर जाएगा। तो इसलिए हम बता देते हैं कि भैया आपका बेसिक वो क्या है, आप क्या चाह रहे हो। तो इसीलिए हमेशा ये पूछो उनसे कि भाई वो क्या चाह रहे हैं। अगर आपको ये नहीं पता ना कि वो क्या चाह रहे हैं तो आपके लिए बेचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मान लो कि मैंने देखा है एक दो तरह की सेल्स पिच होती है। जैसे मान लो अगर तुम सोशल मीडिया वाला एग्जाम्पल लो, मान लो भैया तुम वेबसाइट बनाते हो, ठीक है, मान लो AI का यूज़ करके तुम मस्त वेबसाइट बनाते हो और भाई सामने वाले को लीड्स चाहिए, किसी को भी उसको वेबसाइट नहीं चाहिए, उसको लीड्स चाहिए। तब तुम लगे पड़ो वेबसाइट बेचने में कि सर वेबसाइट ले लो, वेबसाइट ले लो, वेबसाइट ले लो। वो कह रहा है सर मैं वेबसाइट का क्या करूंगा तेरे वेबसाइट का। पहले ही एक तो मेरे पास क्लाइंट्स कम है, उनसे मुझे 50,000 रुपये रेवेन्यू ही आ रहा है। तो चाह रहा 50,000 रुपये से मैं 10,000 रुपये तेरे को दे दूँ वेबसाइट बनाने के। तो ये काम नहीं करेगा। उसको वो चीज़ बेचो जो उसको चाहिए, उसको फनल बेचो कि भाई साहब आपका फनल बना देता हूँ जिससे आपको लीड्स आएंगे, जिससे आपको क्लाइंट्स आएंगे। तब वो शायद आपको पैसे दे देगा। ठीक है। नंबर टू, अगर आप B2B सेल्स में हो तो आइडेंटिफाई करना सीखो तीन टाइप के बेसिकली बायर, तीन टाइप के लोग। सबसे पहला बायर, वो आदमी जिसके दिमाग में क्लियर है कि उसे क्या चाहिए, क्यों चाहिए, उसका एप्लीकेशन क्या है, कितना अमाउंट उसके लिए पे करना चाहता है और कहाँ उसे वो यूज़ करेगा, सब कुछ। ये होते हैं सबसे बढ़िया बंदे। इनसे अगर आप कांटेक्ट हुआ है तो आपकी डील मुश्किल से मुश्किल एक हफ्ते में क्लोज हो जाएगी, क्योंकि इनको पता है इनको क्या चाहिए। तो अगर आपने वही दिया सेम एप्लीकेशन के साथ, सेम टेक्निकल के साथ, आपका प्राइस भी मैच कर गया तो वो आपसे ले लेंगे। बात खत्म, दैट्स अ गुड बायर। ठीक है। सेकंड टाइप के होते हैं जो होते हैं लुकर। अब ये क्या है ना, इनको मालूम है कि क्या चाहिए, इनको ये भी मालूम है कि भैया यही लेना है मुझे, टेक्निकली मालूम है लेकिन अभी नहीं लेना। अभी वो थोड़ा ढूंढ रहे हैं, अभी थोड़ा सोच रहे हैं कि लूं कि नहीं लूं। थोड़ा सा वो है कि नहीं ले भी लेता हूँ, वैसे नहीं लूंगा तो भी कुछ वो नहीं है। ये टाइप के बायर, ठीक है, ये होते हैं लुकर। और थर्ड टाइप के बायर होते हैं द वर्स्ट केस, द टाइम वेस्टर। अब ये जो बायर होते हैं ना सबसे खराब होते हैं, क्योंकि भाई ये इनको नहीं मालूम इनको क्या चाहिए। आपको क्या करना पड़ेगा ना, इनको पूरे 5 स्टेजेस से गुजारना पड़ेगा कि आपको उन्हें सिखाना भी पड़ेगा कि भैया आपको क्या चाहिए, आपको उनको समझना ही पड़ेगा, उनकी प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी, सब कुछ मतलब एक स्टार्ट से लेके एंड तक उन्हें सब कुछ सिखाना पड़ेगा। जैसे हमारा एक प्रोडक्ट है ओजोन वेजिटेबल वॉशर, चाहोगे तो मैं फोटो लगा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या करता है ना, कि जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं उनको वॉश करता है यूजिंग ओजोन टेक्नोलॉजी। अब भाई लोगों को मालूम नहीं, इसको मालूम नहीं है कि भाई ओजोन टेक्नोलॉजी क्या है। तो पहले तो मैं उसको ओजोन टेक्नोलॉजी समझाऊंगा कि क्या है, फिर मैं समझाऊंगा कि ओजोन टेक्नोलॉजी वेजिटेबल में कैसे काम कर रही है, फिर मैं समझाऊंगा कि मेरी टेक्निकल डिटेल क्या है, फिर जाके कहीं मैं उसको प्राइस या नेगोशिएशन पे लेके जाऊंगा। तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। लेकिन जैसे मान लो जो होटल्स वाले होते हैं उनको मालूम है कि अगर वेजिटेबल धुल रही है उसमें पेस्टिसाइड्स है तो उसको क्लीन करने के लिए ओजोन ही यूज आती है, ओजोन लगाते हैं। जितने भी आपके लोग एक्सपोर्ट करते हैं, अगर आप कोई मसाला या कुछ एक्सपोर्ट करते हो वो ज़्यादातर ओजोन वॉशर यूज़ करते हैं, क्योंकि ओजोन वॉशर से टेस्ट या कुछ भी इंप्रूव होते हैं, चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं। वो मतलब बहुत सारा टेक्निकल आइटम है उसका, तो उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो ये है। तो वो एक तरीका है कि आपको सोचना पड़ेगा कि भैया कि क्या, कि किस तरह का बायर है ये बंदा। क्या ये सिर्फ दे खरीदेगा, तुरंत खरीद लेगा, या ये सिर्फ लुकर है, ऐसे देखता है, यही टाइम वेस्टर है। ठीक है। और ये आप पता लगा लोगे विद इन 10 सेकेंड्स। मैं पहले पता नहीं लगा पाता था, लेकिन अब मैं ही पता लगा ले रहा हूँ बड़े आराम से भाई ये बंदा है कौन। क्योंकि आप उसकी बात की तभी में जाओगे।
अब जैसे बहुत सारे लोग मेरे से जब नए नए छोटी छोटी मशीन खरीदते हैं, तो उनका ये होता है कि सर मैं ना, आप मेरे को ना मशीन भिजवा दो, मैं कैश ऑन डिलीवरी कर दूंगा। मैंने कहा सर, आप सर ना फ्लिपकार्ट से टी शर्ट थोड़ी मंगा रहे हो। वैसे उस प्रॉब्लम पे भी हम ध्यान दे रहे हैं, रिसेंटली कुछ लॉन्च होने वाला है उसके लिए भी, ठीक है। लेकिन हमने हमारा बेसिक ये था कि सर हम कोई टी शर्ट नहीं मंगा रहे हो, आप बेसिकली इंडस्ट्रियल आइटम मंगा रहे हो, जिसका मैं आपको पूरा परफॉर्मा भेजूंगा। मैं आपको परफॉर्मा भेजूंगा, आपको पूरी मशीन की फोटो भेजूंगा, टेक्निकल भेजूंगा, सब भेजूंगा, ऑफर भेजूंगा, सब कुछ भेजूंगा। आप कोई अमेजोन से शर्ट नहीं मंगा रहे हो ना, कि आपने शर्ट देखी कि हाँ ये शर्ट अच्छी लग रही है 300 रुपए की, आपने ऐड टू कार्ट करके मंगा ली। आप इंडस्ट्रियल आइटम मंगा रहे हो, जो भी ओजोन जनरेटर, जो भी सिस्टम अल्ट्रासोनिक ह्यूमिडिफायर बना रहा है, इन सबके एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा वास्ट हैं। अब अल्ट्रासोनिक ह्यूमिडिफायर जो बेसिकली होता है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज होता है, वो आपका मशरूम फार्मिंग में भी यूज होता है, टबैको इंडस्ट्री में भी यूज होता है, और बहुत जगहों पे यूज होता है। तो मतलब आपको वो पता होना चाहिए। तो आप जब भी किसी से बात करोगे ना, जब वो ऐसी अजीब अजीब बात करने लगता है कि सर मैं घर पे मंगा लूंगा, मैं घर में इस्तेमाल कर लूंगा, मैं ये कैश ऑन डिलीवरी कर दो, मैं 10% पेमेंट डाल देता हूँ, तो ये नहीं। क्योंकि इंडस्ट्री में कभी भी कोई आदमी ऐसी बात करता ही नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि मैं 50% अभी डाल रहा हूँ सर, 50% मैं बिफोर डिस्पैच डाल दूंगा, या 50% आपकी सर्विस, मान लो सर्विस देते हो आप, तो 50% मैं अभी डाल रहा हूँ सर, जो सर्विस के बाद 50% में आपकी सर्विस ले गया 1 महीने बाद या 2 महीने बाद डालूंगा। तो ये एक तो हो सकता है। तो ये याद रखें। थर्ड, 10 सेकेंड रूल्स। जब भी आप कोई सेल करो, और ये टाइम के साथ ही सीख पाएंगे आप, कि आप अगर जब आपने करीब 500 से 1000 लोगों से बात कर ली होगी ना, तब आप बड़े इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। कोई पेपर पेन की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग में आइडेंटिफाई कर लो कि नहीं यार, ये आदमी लेने वाला नहीं है, सिर्फ देख रहा है, ये लेगा बाद में भी, इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। द फोर्थ स्ट्रैटेजी, ओके, द फोर्थ स्ट्रैटेजी इज इन इंडिया एवरीवन केयर अबाउट प्राइस। जैसे तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि यार मेरे लिए प्राइस इशू नहीं है, उनके लिए सबसे बड़ा इशू प्राइस ही है। इंडिया में अगर आप 100 लोग हैं, तो 85% लोगों को जो मेजर इशू है वो प्राइस ही है, और 15% लोगों को क्वालिटी से फर्क पड़ता है। एक्चुअली मतलब बहुत ज्यादा। अगर आप किसी प्रीमियम को सर्व कर रहे हो, तो ट्राई करो उन 15% के साथ वर्क करने का। लेकिन क्या होता है ना, जब आप स्टार्ट कर रहे होते हो, तो 15% आपके साथ काम नहीं करने थे, क्योंकि वो बंदे हैं क्वालिटी। लेकिन जो आदमी आपको अपफ्रंट पैसा दे रहा है, वो आपसे क्वालिटी एक्सपेक्ट कर रहा है, कि मैं तेरे को जिस चीज के लिए पैसा दे रहा हूँ, वो काम मेरा होना चाहिए। अगर वो काम नहीं होता है तो दिक्कत है, फिर तुम उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करोगे, ठीक है। और बाकी जो 85% लोग हैं, वो कि हाँ, कि मान लो मैंने दे दिया सर, मान लो आपने बोला सर मेरी 20,000 रुपये की मशीन है, हाँ तो सर 8,000 रुपये में कर दो। अब 8,000 रुपये में ऐसे कर दो यार कोई चीज़, लेकिन तो यही वाली बात है कि भैया आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो क्लाइंट है वो क्या है, क्योंकि प्राइस हमेशा एक इशू है। तो ट्राई करो उन लोगों के साथ डील ही नहीं करने का जिनके पास प्राइस इशू है। और अगर तब भी आप डील करना चाहते हो, आपको लगता है कि नहीं यार मैं वो कस्टमर वाली नहीं, ट्राई टू वर्क फॉर लोअर प्राइस। बस यही सेम स्ट्रैटेजी मेरे फादर ने यूज़ करी थी जब हम बिजनेस स्टार्ट किया था 14 साल पहले। और यही स्ट्रैटेजी अगर आपको भी यूज़ करनी पड़ेगी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो। आपका प्रॉफिट मार्जिन अगर 100 रुपये की चीज़ जा रही है, तो 2 रुपये होना चाहिए। 50 रुपये नहीं, 20 रुपये नहीं, 10 रुपये नहीं, सिर्फ 2 रुपये। अगर आप मान लो दुनिया जो है, आप एआई से वेबसाइट बना रहे हो, जो आपका आधे घंटे 1 घंटे में बन जा रही है, उसकी एडिटिंग करने में भी आपको मुश्किल से मुश्किल 1 घंटा लग रहा है या 2 घंटे लग रहे हैं, और एक दिन में आप बना ले रहे हो, तो उस वेबसाइट के 50,000 रुपये चार्ज मत करो कि सर स्टार्टिंग दिख रही है वो दिख रही है, नहीं। जो 50,000 रुपये तो सामने वाला भी चार्ज कर रहा है, उस वेबसाइट के साला 10,000 रुपये चार्ज करो। 10,000 रुपये उस चीज के चार्ज करोगे ना, तो ज्यादा लोग अट्रैक्ट कर पाओगे, ज्यादा लोग से अट्रैक्ट कर पाओगे, तो ज्यादा पोर्टफोलियो बिल्ड होगा। जितना ज्यादा पोर्टफोलियो बिल्ड होगा उतना ज्यादा। अब जैसे हमने अभी तक 10,000 से ज्यादा प्लान में इंस्टॉल कर दिया है। तो अब क्या होता है, जब आप बिजनेस प्लान में इंस्टॉल कर देते हो ना, तो जब आप महंगा भी बेचते हो ना कोई चीज, तो लोग आपके पास आते हैं कि नहीं यार बंदे ने काम किया हुआ है, बंदे को चीजें मालूम है। ये एक बहुत ही अच्छी सेल्स स्ट्रेटजी है, लाइक सेल्स टेक्निक है, जो मैंने सीखा कि प्राइस बहुत बड़ा इशू है किसी भी मार्केट में। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी क्वालिटी और आपकी औकात किस लेवल को टारगेट करने की है। अगर मान लो मैं फ्रीलांसर हूँ, मैंने अभी स्टार्ट ही किया है, और मैं सीधे साले 1 लाख रुपए की सर्विस बेचने लगूंगा, तो मुझसे कोई नहीं लेगा। क्यों लेगा कोई मुझसे? अब मान लो मैं ही कल से कंसल्टिंग स्टार्ट कर दूं, मैंने अभी तक, मेरे को 2 साल हुए हैं जॉब काम करते हुए बिजनेस में, ठीक है, अब 2 साल में काम कर रहा हूँ। अब 2 साल के अंदर मैं अभी तक मैंने अपने फैमिली बिजनेस में उतना ढंग से ग्रो नहीं कर पाया हूँ, तो मैं किसी को कंसल्टिंग क्या करूंगा? तो और कोई मुझे उसके पैसे नहीं देगा। ये बहुत सीधी बात है। तो ये समझो कि आपकी अभी क्या है, आप किस लेवल पे हो। क्या आपने 10-15 लोगों के साथ काम कर लिया है? क्योंकि जब भी आप, इसका एक मैं बढ़िया सुन देता हूँ, चलो ये इसमें थोड़ी सी और बात करेंगे, ठीक है। अब देखो, मान लो हम इस पे 3 स्टेज देखते हैं।
एक बंदा है जो न्यू फ्रीलांसर, एकदम नया बंदा, मान लो मैं हूँ, मैंने आज तक कभी कुछ काम नहीं किया, मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट का, मैंने भैया यूट्यूब वीडियो देखो कि आजकल सब यूट्यूब से ही देख रहे हैं, यूट्यूब वीडियो देखा 8-9 घंटे का, मैंने पूरी वेबसाइट सीख ली, अब मैं क्लाइंट को रीच कर रहा हूँ। तो मैं 50,000 रुपये रीच नहीं करूंगा, मैं अगर स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी ऐसा कुछ पैसा कमाने का कोई प्रेशर नहीं है, तो मैं स्टार्ट करूंगा 5,000 रुपये से। सिर्फ 5,000 रुपये में आपके लिए ए ऑप्टिमाइज वेबसाइट, जिसमें जो व्हाट्सएप चैट सब होगा, और वो सब जानते हैं, प्लग इन सब कुछ खेल सब, ठीक है, मैं आपके लिए पूरा बना दूंगा 5,000 रुपये में। तो आपके पास लोग आएंगे, आपके पास ऑटोमेटिक लोग आएंगे, क्योंकि समझिए यार 5,000 रुपये की तो है, ठीक है। अगर ऐसे करते करते आपने, क्योंकि उस वेबसाइट बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, उस वेबसाइट पे टीचर आपको चीज़ें सिखाएंगी कि सर आपने ये कर दिया यार, इसका ना एक काम करो, कॉन्टैक्ट फॉर्म को ना मेरे फ़ोन नंबर से लिंक कर दो। आपकी बढ़ जाएगी कि यार कॉन्टैक्ट फॉर्म तो मेरा सारा ईमेल पे जाता है, कॉन्टैक्ट फॉर्म को फ़ोन नंबर से कैसे लिंक करूँ? ठीक है, तो आप सोचोगे कुछ और, फिर कुछ और करोगे, तो उसमें आप सीखोगे। स्टार्टिंग में तो 10-15 हज़ार तो आपको ऐसे ही काम करना चाहिए कि मतलब 5-5 हज़ार रुपए, 8-8 हज़ार रुपए पे, मतलब जिसमें आपकी बेसिक नीड सर्वाइव हो जाए, आप में बेसिक सर्वाइव कर लो, और बस अपना थोड़ा-सा हज़ार रुपए बचा लो, 1000 या 500 बच गए आपके, एक प्रोजेक्ट पे बहुत है। जब आप ऐसे करके आपके पास 10-15 क्लाइंट हो जाए, जिससे आप बात कर चुके हो, तब पकड़ो एक बंदा, तब बढ़ाओ अपने प्राइस थोड़े से एकदम से, तब करो 15,000 रुपए। तब जो आपके इतने टाइम सेव कर रहे थे आप, जो आपके 10 क्लाइंट पे 5,000 रुपये बच रहे थे, अब आपका एक ही क्लाइंट पे 5,000 रुपये बचेगा, और आपको पूरे हफ्ते में सिर्फ एक ही बार वेबसाइट बनानी है, तो आप उसको और अच्छी बना पाओगे, क्योंकि आपको चीज़ें मालूम हो चुकी हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप प्राइस बढ़ाओगे, धीरे धीरे। तो इस तरह से किया जाता है, क्योंकि इंडिया बहुत ही प्राइस सेंसिटिव है। इंडिया में अगर आपकी चीज़ 200 रुपये में महंगी है ना, तो आपसे लोग नहीं लेंगे, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ अ टेक्निकल। तो फिफ्थ पॉइंट है कि सेल्स का सिस्टम बनाओ। ये बहुत लोग गलती करते हैं स्टार्टिंग में, मैंने भी करी थी, और अब मेरे फादर अभी भी कर रहे हैं। मतलब मैंने सिस्टम बना दिया, लेकिन वो उतना अच्छा फॉलो नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, अब देखो क्या है ना, सेल्स सिस्टम बनाओ, क्या होता है ना, हमें नहीं मालूम है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जैसे मैंने बताया ना, अभी 3 टाइप के बायर एक्सप्लेन करे, वो जो लुकर टाइप का बंदा होता है, अब वो क्या है ना, वो क्या करेगा, सुनो, मान लो आपने सिस्टम नहीं, आपने बंदे को कॉल किया, जैसे मैं बताता हूँ, मैंने अगर कॉल किया, मैंने उसको ऑफर भेजा, मैंने उसको प्राइस भेजा, मैंने उसको टेक्निकल थोड़ा समझाया, थोड़ी थोड़ी बात करी, अपने उसे छोड़ दिया। अब क्या है, ये सब प्रोसेस करने में मान लो मुझे 2 दिन लगे, अब 2 दिन में सब प्रोसेस हो चुका है। मान लो उसको 3 हफ्ते बाद मेरी मशीन की जरूरत है, तो अब मैं क्या करूंगा? उसने मुझे बताया अभी कि सर मैं 3 हफ्ते बाद आपसी मशीन लूंगा, तो अब क्या मैं दिमाग में अपने स्टोर करके रखूं कि यार वो 3 हफ्ते बाद मुझे उसे बंदे को कॉल करना है, या मैं एक फॉलो अप सिस्टम लगा दूं कि अब दिस पर्सन को 3 महीने बाद कॉल करना है। जब तक आपके पास एक फॉलो अप का सिस्टम नहीं होगा, आप सेल्स में हमेशा फेल करोगे, हमेशा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरी सेल कहाँ से आ रही है, कहाँ से नहीं आ रही है, कितने लोग मुझसे खरीद रहे हैं, कितने लोग मुझे छोड़ के जा रहे थे, क्यों जा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। मान लो आपने किसी को ऑफर भेजा, उसने नहीं लिया आपसे, आपने किसी को लिया, आपने उससे पूछा ही नहीं कि तूने मेरे से क्यों नहीं लिया। आखिर तेरे को क्या चाहिए था? क्या प्राइस का इशू था, क्वालिटी का इशू था, टेक्निकल मैच नहीं हुआ, मेरी बातों में दिक्कत थी, मैं दूर था, बहुत मल्टीपल रीजन हो सकते हैं कि मेरे डिलीवरी टाइम बहुत लग रहा था मुझे। उससे आपको आपके मार्केट का आइडिया मिलता है। जैसे मैंने बताया, ओजोन जनरेटर से ये सब सिस्टम है जो बड़े वाले होते हैं, बड़े वालों के लिए लोग बहुत पहले से ऑफर लेके रख लेते हैं। अगर कोई 100 ग्राम का 200 ग्राम का है ना, तो उसने मुझसे आज ऑफर लिया है ना, तो 6 महीने बाद मुझे कॉल करेगा, क्योंकि जब उसका पूरा एसटीपी सिस्टम या पूरा उसका स्विमिंग पूल सिस्टम सेटअप हो जाएगा, तो एंड में ओजोन जनरेटर, तब वो मुझे कॉल करेगा। तो मुझे मालूम है कि 100 ग्राम में लेते हैं, और यही आपको होना है कि आपको 100 ग्राम वाला लेना है। आपने किसी को अपने एक्सेल शीट में, जो मैंने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, उसमें आपने डाल दिया, आपने उसका नंबर डाल दिया, फॉलोअप डेट डाल दी, एक फॉलोअप डेट डाल दी कि एक, मैंने उसको 20 तारीख का फोन किया, 20 तारीख है, मैंने 20 तारीख को उसको फोन किया, नेक्स्ट कॉल मुझे से 25 तारीख को करना है, ठीक है। 25 तारीख को अपना अलर्ट दे देगा आपके फोन में कि अच्छा 25 तारीख को कॉल करना था, आप उससे कॉल कर लोगे। फिर आपने उससे बात करी, फिर आप बोले कि अगला अलर्ट आपने सेट कर दिया कि 10 दिन बाद का, आपने कर दिया कि भैया अब इसको 10 तारीख को कॉल करना है, इसको 15 तारीख को कॉल करना है। फिर आपको इससे क्या होगा, फॉलो उसके आप दिमाग में आप रहोगे। क्योंकि क्या होता है ना, बेसिकली ये मैंने जो मेरे में नोटिस किया, जब मैंने सिस्टम लगाया ना, तब मुझे नोटिस हुआ कि क्या हो रहा था ना, मैंने किसी को भेज दिया, अब भाई कोई उसने मेरा नंबर सेव किया नहीं है, और उसे मैं मिल नहीं रहा हूँ, क्योंकि 3 महीने हो चुके हैं, उसने बहुत लोगों से बात करी, बहुत सारा है। उस टाइम पर क्या होगा ना, जो उसके टॉप फीड में आएगा वो उससे खरीद लेगा, बस। तो ये एक बहुत बड़ा था कि सेल्स का सिस्टम बनाओ, बिना सिस्टम के सेल्स जस्ट मतलब आके बंद करके तीर कमान चलाने जैसा है। और सिस्टम के साथ है कि भैया आके मतलब आके खोल लिए और तीर कमान चला रहे हो, भले ही नहीं लगेंगे सारे, लेकिन कुछ तो लगेंगे, लेकिन आंखें बंद करके तो एक भी ना लगेगा, ठीक है। सेल का सिस्टम बनाओ। द सिक्स्थ स्ट्रैटेजी, अब तो सिक्स्थ स्ट्रैटेजी है ना, वो बेसिकली एट द टाइम ऑफ कॉलिंग है। जो आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हो, ठीक है, और पूछो,
और वो आपसे फालतू फालतू की चीजें पूछ रहे हैं, अनरियलिस्टिक या कुछ भी ऐसी फालतू फालतू चीजें और बहुत बुरी, तो उनको पकड़ के रखो। वो लुकर हैं, वो खरीदेंगे एक टाइम पर। क्योंकि क्या है ना, जब भी कोई फालतू फालतू चीजें बहुत पूछता है ना, तो हमें क्यूरियोसिटी होती है, ठीक है, और जिसके हमें क्यूरियोसिटी होती है ना उस चीज को लेने की, उसके खरीदने के चांस ज्यादा होते हैं कंपेयर टू उस बंदे के। दो बंदे, फोन उठाया, हेलो, हाँ जी सर मैं वेबसाइट से आता हूँ। अच्छा अच्छा, मेरा काम ये है, मैं पेंट की दुकान है मेरी, तो मुझे वो कर दो, मेरे को एक काम करो करो। हाँ जी हाँ जी, मैं वेबसाइट का आपको डेमो भेज दूँ सर? हाँ हाँ भेज दो भेज दो। सेकंड पर्सन, हाँ जी सर मैं वेबसाइट बनाता हूँ। अच्छा सर जी, मेरी पेंट की दुकान है, मैं क्या कर सकता हूँ? यार मैं आपके लिए वेबसाइट बनाऊंगा सर, उसमें होगा। अच्छा तो उसमें व्हाट्सएप इंटीग्रेट हो जाएगा सर जी? हाँ जी हाँ जी। अच्छा तो उससे लोकली मेरा क्या फ़ायदा होगा? सर ये होगा। नहीं नहीं, फिर तो आपकी दिक्कत हो जाएगी। फिर मान लीजिए आप डोमेन लो, मान लो मेरे नाम का डोमेन नहीं मिला तो? अरे सर हम डॉट कॉम ले लेंगे। अच्छा डॉट कॉम और डॉट इन में क्या अंतर होता है सर जी? बिकॉज बिकॉज वो आपकी नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं, और कई बार क्या होता है उनको हमें मालूम नहीं होता, तो वो क्यूरियस हो जाते हैं कि भाई साहब आखिर है क्या। और अगर आपने उन्हें सही से नर्चर किया, क्योंकि पहले टाइप कुछ मैंने बताया कि हाँ बस व्हाट्सएप पे भेज दो, उनके चांस बहुत कम है कंपेयर टू उस बंदे के जिसको आपने पूरा अच्छे खासा किया है। और मतलब हमारे इंडस्ट्री में बोलते हैं कि जितनी लंबी आपने बातचीत करी, उतना ज्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ट्राई करो लंबी बातचीत उनसे, और उनसे ही सवाल पूछो हमेशा। जब वो आपसे पूछ रहे हैं ना, उनसे भी पूछो आप। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट स्ट्रेटेजी मेरी वही थी कि भैया उनसे सवाल पूछो। तो ये भी वही है कि जितना वो पूछ रहे हैं ना, अगर वो आपसे पूछ रहे हैं तो इरिटेट नहीं होने की, यार ये तो बड़ा बहुत पूछ रहा है मेरे से। ट्राई करो उनको और बताओ, उनको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन दो। वो पूछ रहे हैं कि सर व्हाट्सएप इंटीग्रेट हो जाता है? सर व्हाट्सएप, व्हाट्सएप ईमेल, मैं आपके फोन में एक बना दूंगा ऐप आपके लिए, वो आपके डायरेक्ट आपको इंक्वायरी दे देगा, बताओ। कहेंगे अच्छा ये भी होता है, हाँ। सेवेंथ वन इज फेक लाफ। ये मतलब कुछ तरह से वो लगता है कि गलत है, लेकिन फेक लाभ बहुत जरूरी है। क्योंकि यार देखो, मैं 22-23 साल का हूँ, ठीक है। अब मैं इनसे डील करता हूँ, वो सब 40+ होते हैं, क्योंकि वो सब पुराने पुराने टी प्लांट सेटअप करने वाले हैं। अब वो 40+ का आदमी है, ठीक है। अब उसकी और मेरी लेवल में बहुत डिफरेंस है, तो मैं उसका नहीं हंस सकता हूँ, क्योंकि मैं जिन चुटकुलों पे हंसता हूँ उसको वो चीज़ समझ भी नहीं आएगी। मैं इंस्टाग्राम पे जो देखता हूँ वो फेसबुक पे वो कभी नहीं देख सकता। तो ट्राई करो उनके साथ हंसने का। और ये मतलब कई जगहों में तो इतनी बढ़िया तरीके से काम करता है ना सर, कि मैं बता नहीं सकता आपको। मेरे कई ऑर्डर्स इन्होंने उठाए हैं, और कई मेरी गलतियां भी छुपाई हैं। जैसे आज मैं आपको एक गलती भी बताता हूँ अपनी। अब क्या हुआ था ना, कि मैंने एक यूवी इंटेंसिटी का ऑर्डर उठाया था, तो 5 ट्यूब की थी, उसमें एक इंटेंसिटी लगनी थी। अब मेरे स्टोर में इंटेंसिटी मॉनिटर एक रखा था, तो मैंने कहा चलो यार उठा लूंगा। उसने मुझसे पूछा कि सर कब तक भिजवा दोगे? इंटेंसिटी मेरे पास रखी थी, एमओसी मेरे पास रखी थी, और पैनल भी रखा था। मुझे बस तीनों की टेस्टिंग करानी थी जो 2-3 घंटे चलती है, और फिर उसकी वीडियो बना के उसको भेजनी थी। तो मैंने कहा सर सेम डे कर दूंगा। लाइक मॉर्निंग 11 बज रहे थे, तो उसने कहा कि हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, क्योंकि वो जानी थी झारखंड। अब मैंने कहा ठीक है। अब क्या हुआ, वो तीनों मैंने देखे टेस्टिंग के लिए। जब उसने कहा कि सर मैं पैसे डाल रहा हूँ, उसने तो पैसे डाल दिए, उसने 1 घंटे के अंदर पैसे डाल दिए। अब क्या हुआ, अब मैं जब गया ना नीचे, मैंने देखा कि सर पैनल रेडी है, एमओसी रेडी है, लेकिन उसका इंटेंसिटी मॉनिटर नहीं है। अब मैं ऐसे हो गया, मैंने कहा यार इसके पास इंटेंसिटी नहीं है, अब मैं इसको दूँ भिजवाऊंगा कैसे? इंटेंसिटी क्या था, इंटेंसिटी मॉनिटर था, लेकिन वो खराब हो रखा था। वो मिलीग्राम में मिली में कुछ गलत, इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो मीटर क्यूब में कुछ गलत बता रहा था, यूडोसिंग जो होती है वो गलत बता रहा था। तो मैंने कहा यार अब तो ये, तो मैंने अब, क्योंकि मैं ज़्यादातर झूठ, मैं झूठ ज़्यादा बोलता नहीं हूँ बेसिकली, क्योंकि मुझे लगता है कि B2B में कम झूठ बोलो ज़्यादा सही रहता है, सच बताओ। तो मैंने बस सीधे उस बंदे को फ़ोन किया, मैंने उनको फ़ोटो भेजी तीनों चीज़ों की, कि सर देखिए ये आपका यूवी का एमओसी है, ये आपका वो है पैनल है, और ये आपका इंटेंसिटी है, ये दोनों काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से, मस्त चल रहे हैं सर। लेकिन जो इंटेंसिटी है ना सर, ये नहीं चल रहा है। मैंने अभी इसको टेस्ट करवाया, और ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। मेरे से गलती हुई है, मैं क्या करता हूँ, मैं आज ही इसको बनाऊंगा। आज मैं इसको बनवाने की दे रहा हूँ अपने लड़के को प्रायोरिटी बेसिस पे, और मैं इसे कल शाम डिस्पैच करूंगा। तो वो थोड़ा सा मेरे को वो हो गया, सर आपने तो बोला था सर वो होगा ये होगा। तो मैंने भी उसी टाइम मैंने भी हंस के, लाइक कब मैंने उससे हंस के बोला कि सर यार अब छोटी छोटी चीजें मैं भी जान रहा हूँ सर, अब तो आपको भी आगे देना था, वो भी देना था। मैं एकदम तहे दिल से सॉरी बोलता हूँ सर।
तो उसका भी वो हो गया, कहने का कि वो जो गुस्से में था उसने बोला यार बंदे ने सॉरी बोल दिया है। वो भी हंसने लगा। मैंने कहा कि आप कहाँ से हैं? मैंने कहा हम सर बिहार से हैं, बताया मैंने। तो कह रहा है कि अच्छा अच्छा, हमें भी बिहार, वो झारखंड जाना था, फिर झारखंड से वो जाना था। मैंने कहा हाँ जी सर, मेरी वो है, मेरी बुआ बिहार से है, ये है। मतलब लाइक नॉर्मल हाउस होल्ड कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करी। तो थोड़ी देर में कहेंगी, फिर उन्होंने मुझे बोला कि सर जी इसको कल तो भिजवा दोगे ना? मैंने कहा हाँ जी सर, कल नहीं भिजवाया तो परसों तो फ्री में भिजवा दूंगा। तो वो हंसने लगे। तो उन्होंने कहा, अच्छा अच्छा चलिए ठीक है। और अगले दिन मैंने उसको भिजवा दिया, दोपहर में भिजवा दिया। तो उससे क्या होता है ना कि लाफ और ये सब से ना बहुत चीजें स्मूथ हो जाती हैं। जो हार्ड कन्वर्सेशन होती है ना, जो को आपको लगता है कि भाई किसी ने आपको पैसे दिए, किसी ने आपको, जब जब कोई आपको 1.5 लाख रुपया डाल रहा है ना, और आप उसको बोल दो सर ये चीज जो आपको मैं मिलनी थी वो आज नहीं मिलेगी, तो उसका भाग वो हो जाएगा कि यार। तो इसीलिए ट्राई करो, उसके साथ हंसने का ट्राई करो, कॉन्वर्सेशंस को लाइट रखने का। ज्यादा टेक्निकल नहीं, मतलब टेक्निकल हाँ, लेकिन उतना भी टेक्निकल नहीं कि उस समझ जाए कि दो कोई सेल्स पर्सन बात कर रहे हो। ट्राई करो कि हाँ लाइक आपका फ्रेंड या कुछ ऐसे बात कर रहा हूँ सर की, मतलब मैं भी ये समझता हूँ कि आपके लिए क्या जरूरी है। ठीक है। द एर्थ वन इज द कॉन्फिडेंस। ये बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ था कि जब मैंने स्टार्टिंग करता था ना, तो मेरे को उतना टेक्निकल मालूम नहीं था, तो बड़ा कम कॉन्फिडेंस से बोलता था मेरे को कि सर मैं ये पूछ के बताता हूँ, मैं ये सोच के बताता हूँ, मैं ये उनसे पूछ लूंगा। तो मैं फिर फादर जाके पूछता था कि मैं ये कर सकते हैं क्या? कहते थे हाँ तो आसान है, ये तो कॉमन है। फिर जब मैं उनका जाता तो उनको लगता था कि ये यार, तो फिर भी बार खुद पूछते थे। ये बेसिक हमारे में डाउट आता है कि सर ये जो ओजोन जनरेटर इंस्टॉलेशन है, इसमें ऑक्सीजन वाला सही रहता है वो पानी वाला सही रहता है? पहले मुझे नहीं पता था, क्योंकि ये बड़े इंडस्ट्री में वैरी करता है। अगर एसटीपी प्लांट है तो अलग है, ईटीपी है तो अलग है, पानी का प्लांट है तो अलग है, अगर मान लो स्विमिंग पूल है तो अलग है, सबका अलग अलग रहता है। तो ये वाली बात थी, मैंने कहा यार अब तो बड़ी वो है, इसीलिए। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा अपनी नहीं, दूसरे बंदे की केस स्टडी में आपको बताऊंगा जो है डिजिटल मार्केटिंग की, कि बेसिकली क्या हुआ था ना मेरे साथ। मैं अपने उस बिजनेस के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए ढूंढ रहा था कोई एजेंसी, कि जो एजेंसी मेरी करती हो। तो यहीं पास में मेरी एक एजेंसी है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, के से स्टार्ट है। ठीक है, नेवर डॉट। ओके। सो उनने क्या हुआ ना, उनकी मेरी एक लेडी से बात हुई। अब क्या था ना, बड़ा ना मेरे को जब भी वो बात कर रही थी ना, वो हर बार बड़े एग्रीमेंट से बात कर रही थी। उन्होंने मेरे साथ कॉल भी करी, एसईओ भी हुआ। फिर उन्होंने मेरे को वेबसाइट देखी, उस टाइम मेरी वेबसाइट बहुत खराब थी। मैं बता रहा हूँ आपको, करीब बहुत स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने मेरी वेबसाइट देखी। उनने मेरे को बोला कि सर आपकी वेबसाइट के एसईओ के आपको लगेंगे 20,000 रुपए। तो मैंने उससे वेबसाइट देखी, क्योंकि मैंने डिजिटल मार्केटिंग कर चुका हूँ एक बार। मैंने उससे बोला कि मैम, मान लीजिए कि मेरी वेबसाइट ठीक नहीं है, मेरी वेबसाइट का हेडर ठीक नहीं है, मेरी वेबसाइट के मेटा टैग्स ठीक नहीं है, तो उनको भी तो अपडेट करना पड़ेगा ना मैम इसके लिए। तो उन्होंने बोला हाँ जी करना पड़ेगा। तो मैंने कहा वो आप तो मैंने बताया नहीं, आपने तो एसईओ में सिर्फ ये लिखा है कि मैं ब्लॉग्स लिखूंगी, कीवर्ड लिखूंगी। तो क्या ये भी आपके पैकेज में इंक्लूड है कि नहीं है? तो उन्होंने बोला कि हाँ जी इंक्लूड है। मैंने कहा मैम एक बार पूछ लो कि मेरे पास जो प्रोडक्ट पेज है वो 150 से ज्यादा है, सबके लिए पीड़ है, आपके 20,000 रुपए के अंदर सब करोगे आप? तो उन्होंने बोला अच्छा रुक जाइए मैं पूछती हूँ। वो पूछने गई। फिर उनके सीधे सर का फोन आया, मतलब सीधे गूगल मीट आई, उन्होंने वेबसाइट देखी, और वो कह रहे हैं कि 4,000 रुपये ज्यादा लगेंगे। और पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया कि यार देखो, अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है, मैं एसईओ रिलेटेड में कर रहा हूँ, नोट जेएस और वेबसाइट दोनों के साथ मिला के, तो आप भी जानते हो कि एक वेबसाइट को रिवैम्प करने में जितना टाइम लगता है, उतने में एक नई वेबसाइट बना सकते हो। क्योंकि उसमें आपको हर एक पेज पे जाकर चेक करना पड़ता है कि उसमें मेटा टैग है कि नहीं, मेटा डिस्क्रिप्शन है कि नहीं है, और हर पेज पे अमाउंट अराउंड 2500 वर्ड्स, 2500 अभी 2500 है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ उस टाइम पे 2500 ही था, 2500 से 3,000 वर्ड्स होनी चाहिए, केस स्टडीज है कि नहीं है। मैंने बोला कि सर आप एक बार आराम से देखो मेरी वेबसाइट किस पे बनी है। उन्होंने बोला हाँ जी कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। ठीक है। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर वो मुझे बताया, फिर जब मैंने एकदम हुआ, फिर मैंने पूछा उनसे कि सर मुझे ये बताइए जरा, मेरी वेबसाइट पे एक बार चेक करिए कि मेरी वेबसाइट किस थीम पर बनी है और क्या बना है। वो कह रहे हैं कि हम ऐसे चेक नहीं करते, हम पहले आपकी वेबसाइट को तब तक नहीं छेड़ेंगे जब तक आप भी बता नहीं सकते। मैंने कहा सर फ्री थीम चेक करने के लिए फ्री सॉफ्टवेयर होता है, और मैं बता रहा हूँ मेरी जो है वो डीवी बनी है। डीवी की कॉस्टिंग 30-40 हज़ार रुपए आती है, अगर आप कभी खरीदने जाओगे तो डॉलर्स में आती है। मैंने वो थीम खरीदी थी अपनी वेबसाइट के लिए। तो क्या आपने आज तक उस पर काम किया है कभी? वो कह रहे हैं कि अब मैं सोच के बताता हूँ सर, मैं ही पूछ के बताता हूँ। मैंने कहा तुम किससे पूछ रहे हो भाई? और वो ना मेरे लिए वो रहा ना कि कॉन्फिडेंस, मेरा पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया उन पे, कि नहीं ये बंदा काम नहीं कर पाएंगे, ये काम नहीं कर, उन्होंने काम नहीं किया है, ये काम नहीं कर पाएंगे, बिना बात के पैसे ले रहे हैं। और मैं
40,000 उस आदमी को दे दूंगा जिसपे कॉन्फिडेंस होगा, मैं 20,000 रुपये इस आदमी को नहीं दूंगा क्योंकि भैया इस आदमी कॉन्फिडेंस नहीं है, इसको ना मालूम भी नहीं है कि भैया क्या करना है कैसे करना है, अपने मन से अंदाज बोल रहा है। तो ये मैं चलो कोई कॉन्फिडेंस से बात करो, जिस भी इंडस्ट्री में आप हो, अगर आप B2B में हो तो अपना टेक्निकल हमेशा स्ट्रांग रखो, अपने सर्विस या अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन रखो जो लोगों को नहीं पता हो, ठीक है, तब आप जाके आगे आप एक सर्वाइव कर सकते हो। तो जो 9th वाला है ना, वो बेसिकली कोट है कि डोंट सेल द कोम टू द बॉल्ड मैन, डोंट सेल द हेयर ग्रोथ ऑयल टू द बोल्ड मैन अंटिल ही नीड्स इट। मतलब गंजे को कंघी नहीं बेचनी, ना गंजे को आपको हेयर ग्रोथ ऑयल बेचना है जब तक उसको इसकी जरूरत हो। अगर एक गंजा आदमी या टकला आदमी वो कंफर्टेबल है उस चीज में कि भाई मैं गंजा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं चाहिए हेयर ग्रोथ ऑयल, तो आप उसको चाह कर भी हेयर ग्रोथ ऑयल नहीं बेच सकते, समझ रहे हो। इसीलिए ट्राई करो कि सिर्फ उसी को बेचूं जिसको सॉफ्टवेयर की नीड हो, जिसको एक्चुअली में उसकी नीड हो। आजकल लोग सिर्फ सबको सब कुछ बेचना चाहते हैं, लिटरली, मतलब किसी को कोई सर पैर नहीं है, मतलब किसी को कुछ भी बेच दो कि भाई उसको उसकी जरूरत है कि नहीं है, वो उसका इस्तेमाल कहाँ करेगा, मतलब करे भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा कभी आगे भविष्य में। अब मैं तो जैसे आपको मान लो छोटे ओजोनेटर्स होते हैं, छोटे अगर आप कस्टम बॉटलिंग प्लांट करते हो या कुछ करते हो, ठीक है, अब आप मान लो छोटा आर लेके बैठे हो, 250 LPH का 500 LPH का आपके पास आर है, तो भैया आपके लिए तो भाई 2 ग्राम का बहुत सफिशियंट है। उसमें देख रहा हूँ लोगों ने 5-5 ग्राम के 10-10 ग्राम के लगा रखे हैं बिना बात के, उसका कोई काम नहीं है, उसकी को लगा रखे हैं बस कि चल रहा है तो चलने दो भाई। क्यों? क्योंकि लोगों को किसी ने देखा क्या है, जान दे, 2 ग्राम पे सारा 2,000 रुपये बचेंगे, 5 ग्राम पे 4,000 बचेंगे, 4,000 बचा ले रहे हैं, 2,000 बचाने की क्या जरूरत है। तो ये है, लोगों को मतलब नहीं है, लोग बस बेच दे रहे हैं। इसीलिए वैसे मत बोलो क्योंकि जब भी वो चीज का फूटेगा ना, जब भी कस्टमर को पता चलेगा कि आपने उसको चीट किया है, टक किया है, तो वो समझ जाएगा कि नहीं, ये बंदा बढ़िया नहीं था। इससे अगर उसे और भी कुछ लेना हो भविष्य में तो वो आपसे नहीं लेगा, वो भले ही किसी और से महंगा ले लेगा लेकिन आपसे नहीं लेगा क्योंकि आपने उसका एक भरोसा तोड़ दिया। तो ट्राई करो उसी पर्सन को वो चीज बेचनी है जिसको उसकी नीड है। इसी वजह से मैं कोल्ड कॉलिंग के बहुत खिलाफ हूँ, क्योंकि कोल्ड कॉलिंग मतलब भाई रैंडम लोग को रैंडम चीजें बेच रहे हो, बहुत खराब। मुझे कोल्ड कॉलिंग के लिए मेरे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज उसमें जीतने के चांसेस इतने कम है ना, मतलब है जीतने के चांसेस हैं लेकिन इतने कम है कि आपको एग्जॉशन ज्यादा हो जाता है जितने का वो नहीं होता। ठीक है, आई होप आपको समझ आए होंगे सारे के सारे पॉइंट्स। ठीक है, और कुछ इमोशनल स्टोरीज और कुछ ये सब, अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा हो या कोई भी ऐसा लग रहा हो कि यार नहीं मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई है, या मेरी इंडस्ट्री में कुछ अलग होता है, या फिर मुझे लगता है कि ये थोड़ा अच्छा बेहतर हो सकता था, क्योंकि कोई भी चीज़ बेहतर हो सकती है, मैं भी बेहतर करने की कोशिश करता रहता हूँ, तो कोई चीज़ बेहतर हो सकती है कि हाँ यार ये बेहतर कर सकते हैं, सेल्स में आप ये भी कर सकते हो B2B में, तो कमेंट करो नीचे, मुझे बताओ कि भैया क्या बेहतर हो सकता है,